विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग, उसके अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश यानी फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आज हमने पढ़ना है प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है। एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार किस भूमि का भाग है। आंसर बोलना है आपने गोंडवाना भूमि का भाग है। प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा था ना, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, यूरेशियन प्लेट, गोंडवाना प्लेट। गोंडवाना प्लेट क्या हो गई, यूरेशियन प्लेट में के नीचे चली गई, तो पीछे वाला जो पार्ट है वही आपका प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का भाग है जो आर्कियन काल की चट्टानों से बना त्रिभुजाकार आकृति में है। त्रिभुजाकार आकृति को हाईलाइट करना है, आर्कियन काल की चट्टानों से बना है। कैलेंडर बताया था मैंने ज्योग्राफी का, उसी में आर्कियन काल की चट्टानों से बना है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। इस प्रकार इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया है किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है फिर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है। आंसर प्रायद्वीपीय पठार है। 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। फिर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम भूखंड कौन सा है। आंसर प्रायद्वीपीय पठार, जो कि आर्कियन काल की चट्टानों से बना है, त्रिभुजाकार है। यह सपाट भूमि सारे समय दृढ़ और अगम्य खंड के रूप में बनी रही है, इसलिए इसे उत्खंड यानी होस्ट की उपमा दी जाती है। HORST, उपखंड की उपमा दी जाती है, को हाईलाइट करना है आपने, उपखंड। विवर्तनिक दृष्टि से शांत होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर भूकंप आने की संभावना काफी कम होती है। यद्यपि लातूर और कोयना के भूकंप इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आते हैं, दक्षिण भारत में या प्रायद्वीपीय पठार में भूकंप नहीं आते हैं। लेकिन क्या हुआ कि एक कोयना नदी थी महाराष्ट्र में, उस पर एक डैम बनाया गया, उसके पीछे रिजर्वायर था, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा, वाटर वॉल्यूम जब जमा हो गया, उससे नीचे की जो रॉक्स हैं उन पर क्या हुआ, दबाव पड़ा, रॉक्स टूटी। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है ना, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप का, उसके तहत क्या हुआ, बड़ा भूकंप आया, जान माल की हानि हुई, जिससे क्या हो गया, जियोलॉजी ज्योग्राफी हर जगह पर ये फिर लिखना पड़ा कि अपवाद कौन कौन है। एक तो कोयना का भूकंप, दूसरा लातूर का भूकंप। दूसरा क्या, लातूर का भूकंप। लातूर कहां पड़ता है अजी, गुजरात में, पक्का चेक करो। क्या हुआ था, एक पिक्चर आई थी आमिर खान की मेरे ख्याल से, लगान, और लगान की शूटिंग जब खत्म हो गई तो उसके बाद भूकंप आया बड़ा। देखना लातूर कहां पड़ा, महाराष्ट्र में, सॉरी महाराष्ट्र में। लातूर कहां पड़ा, महाराष्ट्र में। विवर्तनिक दृष्टि से शांत क्षेत्र होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार पर भूकंप आने की संभावना काफी कम होती है। यद्यपि लातूर और कोयना के भूकंप इस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। आंसर 600 से 900 मीटर। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर और राजमहल और शिलोंग की पहाड़ियां यानी मेघालय की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा पर हैं। उत्तरी सीमा पर हैं कौन कौन सी, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, सतपुड़ा की हाईएस्ट पीक धूपगढ़, अरावली की हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, अरावली की हाईएस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर, विंध्याचल, सतपुड़ा, भारनेर, कैमूर हिल्स, राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग की पहाड़ियां यानी मेघालय की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया इस पठार की उत्तरी सीमा है। राजमहल गारो गैप वस्तुतः राजमहल व मेघालय की पहाड़ियों के बीच के भाग के जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढक जाने से निर्मित हुआ है। मैंने आपको बताया था कि राजमहल की पहाड़ियां
और गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां पहले एक ही क्रम था पूरा, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बीच का एक पार्ट धंस गया, उसके ऊपर नदियों ने क्या कर दिया, जलोढ़ के निक्षेप यानी एलुवियल सॉइल के निक्षेप बिछा दिए, तो आज वो क्षेत्र मैदान जैसा हो गया है। लेकिन मैंने कहा कभी जहां पर मैदान है वहां पर कभी क्या, राजमहल पहाड़ी का अगला क्रम चलता था, पहाड़ियां होती थी, और कहां तक, गारो खासी जयंतिया से मिला हुआ था। इतना क्लियर हो गया। तो राजमहल गारो गैप बोलते हैं, राजमहल की पहाड़ियां और गारो की पहाड़ियों के बीच में गैप। प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट है। इसका दक्षिणी छोर क्या है, कन्याकुमारी। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, है ना। पश्चिमी घाट को सह्याद्री बोलते हैं, पूर्वी घाट को, पूर्वी घाट जगह जगह पर नदियों द्वारा काट दिया गया है, मतलब एक क्रम में नहीं मिलता है पूर्वी घाट, जबकि पश्चिमी घाट जो है उसका क्रम में मिलता है, यानी उसको किसी बड़ी नदी ने नहीं काटा है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की जितनी नदियां वो कहाँ की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। तो बीच बीच में क्या है, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, इन सब ने क्या कर दिया, उसको बीच से काट रखा है। तो समझ में आ गया, ठीक है। दक्षिणी छोर क्या है, कन्याकुमारी, केप कमोरिन किस राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है। सोन नदी देखी होगी आपने, सोन नदी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, एकमात्र बड़ी ट्रिब्यूटरी गंगा की, जो दक्षिण से उत्तर की ओर जाकर गंगा में क्या करती है, मिलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से ही नर्मदा निकल रही है, अमरकंटक की पहाड़ियों से ही सोन निकल रही है, और सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा, सोन और पुनपुन, पाटलिपुत्र सुने हो, कुसुमपुर, कुसुम ध्वज, किसने बसाया था, किसने बसाया था पाटलिपुत्र को, बताओ भाई। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने बसाया था। किसने बसाया था, उदयन, ठीक है। वत्सराज उदयन मत कर देना, वत्सराज उदयन अलग राजा है और अजात शत्रु का बेटा उदयन अलग है, ठीक है। कुसुमपुर, कुसुम ध्वज, तो ठीक है भाई। चंबल नदी भी देखी होगी आपने, चंबल भी क्या है, ऊपर की तरफ आ रही है, अपने वाइन्स के लिए जानी जाती है। बीहड़, है ना, डकैतों के छुपने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है, चंबल के बीहड़, है ना। फूलन देवी सुना होगा आपने, पान सिंह तोमर देखी होगी, देखी है पिक्चर पान सिंह तोमर, देश के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला एक ऐसा फौजी जो क्या हुआ, स्थानीय जमींदारों से प्रताड़ित हुआ। क्या हुआ, फिर उसको शस्त्र उठाने पड़े, तब क्या बन गया, डकैत बना पान सिंह तोमर। बड़ी अच्छी भूमिका अदा की थी उसमें, पिक्चर एक पान सिंह तोमर देखिएगा। कौन थी, किसकी भूमिका थी उसमें, हाँ जी, डेथ हो चुकी है उनकी, इरफान खान, बड़ी अच्छी भूमिका निभाई पान सिंह तोमर। अपने ही देश के सिस्टम से परेशान हो गया है, सीमाओं की रक्षा करने वाला एक व्यक्ति है ना। चलिए जी, और क्या था, धावक था भाई बहुत बड़ा, क्या था, एथलीट, मतलब फौज की तरफ से कई मेडल जीते थे उन्होंने, पान सिंह तोमर ने। दक्षिणी, अच्छा सोन समझ में आ गया आपके, सोन नदी। चंबल मैंने बता दिया, दामोदर नदी, है ना, बंगाल का शोक बोलते हैं दामोदर को, सौरव बंगाल दामोदर, और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, कौन सी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना की नकल है, अमेरिका में थी टेनेसी नदी घाटी। चलो, दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से स्पष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहां गिर रही है, बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। विंध्य श्रेणी तथा 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित नर्मदा और ताप्ती या तापी नदियों की भ्रंश घाटियां प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में बांटती है।
नर्मदा और ताप्ती दो नदियां ऐसी हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर बहती हैं। पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है। और तीसरी विशेषता ये है कि ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख बनाती है। एस्चुरी किसको बोलते हैं? ज्वार नद मुख। क्या मतलब होता है इसका? दलदल नहीं भाई, कैसे कैसे इमेजिनेशन। होता क्या है, नदियां अपने साथ अवसाद लाती हैं। जब वो ऊपर दिखता है, ट्रायंगुलर शेप में दिखता है, तो उसको डेल्टा बोला जाता है। क्या होता है कि नदी अपने मुहाने पर, नदी जहां पर गिरती है उसको मुहाना बोलते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है उसकी। मतलब पहले सहायक नदियों से मिलकर एक बड़ी नदी बनती है, जब गिर रही होती है तो कई शाखाओं में गिरती है। उसके बीच में क्या, जो सबसे फर्टाइल मिट्टी होती है वो जमा हो जाती है, और ग्रीक वर्ड डेल्टा के आकार का बनती है। अलग अलग आकार बनते हैं वैसे, पंजाकार डेल्टा भी होता है, मिसिसिपी का है। लेकिन मैंने कहा कि जब ऊपर दिखाई देता है वो अवसाद, तो हम उसको डेल्टा बोलते हैं, और सागर के नीचे जब निक्षेपित करता है अवसाद, तो उसको हम एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्चुरी। ऐसा नहीं है कि नर्मदा अवसाद लेकर नहीं आती है, लाती है, सागर के नीचे बिछाती। कई आइलैंड वहां पर आगे, और आगे जाएंगे आप तो वहां पर क्या है, आइलैंड है कई, और यूपीएससी उन आइलैंड से क्वेश्चन पूछ चुकी है, कौन कौन सा आइलैंड है वो देखे हैं? हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई कहाँ, वहां कहाँ जा रहे हो? व्हीलर आइलैंड उधर रह गया। हम लोग नर्मदा की बात कर रहे हैं, गुजरात में तापी की बात कर रहे हैं, उधर देखो ना। तो मैंने कुछ आइलैंड बताए थे, बड़ा गुजरात का मैप निकालिए, कौन कौन सा आइलैंड है वहां पर, देखिए कहां पर गिर रही है। खंबात की खाड़ी में गिर रही है, तो खंबात की खाड़ी में कुछ आइलैंड दिखेंगे आपको, यूपीएससी का क्वेश्चन है वहां से बना हुआ। परेशान हो जाते हैं नहीं, ढूंढना तो पड़ेगा। कौन कौन सा आइलैंड है? आलिया बेट, खदिया बेट, आलिया बेट और खलिया बेट करके है वहां पर, है आईएएस के क्वेश्चन है। जहां पे आप सोचना छोड़ देते हो, वहां से यूपीएससी सोचना शुरू करती है। इतना पढ़ो कि पत्ता हिलने से पहले पेड़ काट दो, यानी आंसर आ जाना चाहिए आपका। अगला, विंध्य श्रेणी तथा 21 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य नर्मदा और तापी नदियों की भ्रंश घाटियां प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में बांटती है। नंबर 1 मध्यवर्ती उच्च भूमियां, और नंबर 2 दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमियां। मध्यवर्ती उच्च भूमि में भाई क्या क्या आता है ये बता दूं मैं। अरावली श्रेणी आती है, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि आती है, मालवा का पठार आता है ना, बुंदेलखंड का पठार आता है, विंध्याचल बघेलखंड का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, मेघालय का पठार आता है। क्या क्या आता है? जब हम बात मध्यवर्ती उच्च भूमि की कर रहे होंगे, तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली श्रेणी आती है, आईएसपी गुरु शिखर, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि आती है, मालवा का पठार आता है। मालवा समझते हो? यहीं से आए थे पूर्वज, उत्तराखंड में जो ऊपर धार धार में दिख रहे हैं आपको गांव, तो मालवा राजस्थान के लोग हैं वो। बुंदेलखंड का पठार, कहाँ का? बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का पठार। और कभी जाइएगा राजस्थान भाई, कभी जाइएगा मालवा, वहां आपको दिख जाएगा अपने कल्चर से मिलती जुलती चीजें। विवाह के अवसर पर जाइए, लगभग लगभग सेम मिलेगा आपको। बल्कि जो भाषा की जो आपकी शैली होगी बोलने की, शब्द अलग होंगे लेकिन टोन वही होगी, ठीक है। और दक्कन का पठार जब हम बोल रहे होंगे तो सतपुड़ा श्रेणी आती है दक्कन के पठार में, महाराष्ट्र का पठार आता है, महानदी बेसिन आती है, उड़ीसा उच्च भूमि आती है, दंडकारण्य आईएएस का क्वेश्चन है। कहां पड़ता है भाई दंडकारण्य? रामायण में भी सुना होगा आपने, तब प्रभु श्री राम दंडकारण्य पहुंचे। कहां पड़ता है दंडकारण्य? जब आप छत्तीसगढ़ वाला पोर्शन देखेंगे वहां पे दिखेगा आपको लिखा हुआ दंडकारण्य। दंडकारण्य किसी सीमा से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन ज्यादा पार्ट आपको कहां दिखेगा? छत्तीसगढ़ में देखो, फिजिकल में छत्तीसगढ़ दिखा दंडकारण्य। तेलंगाना आंध्र पठार, तेलंगाना का पठार, तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब किस में आता है? दक्कन के पठार में आता है।
अगर मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता तो मैं यही पूछता कि मध्यवर्ती उच्च भूमि में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। दूसरा क्वेश्चन में पूछता दक्कन के पठार में निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। समझ में आ रहा है? तो सतपुड़ा श्रेणी, महाराष्ट्र का पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य, तेलंगाना का पठार या आंध्र का पठार भी बोलते हैं इसको, तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये आते हैं दक्कन के पठार में। विंध्य श्रेणियां और सतपुड़ा की पहाड़ियां उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के मध्य एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जहां क्रमशः पूर्ववर्ती आर्य तथा द्रविड़ संस्कृतियों का उद्विकास हुआ। आर्य लोग विंध्याचल से नीचे नहीं गए थे। आर्य लोग कहां से नीचे नहीं गए थे? विंध्याचल से नीचे नहीं गए थे। आर्य संस्कृति को नीचे दक्षिण भारत में या द्रविड़ प्रदेश में ले जाने का जो श्रेय जाता है वह अगस्त्य ऋषि और उनके पुत्रों को जाता है ना। आर्यों और अनार्यों के मध्य जब वैवाहिक संबंध हुए तो जो पुत्र उत्पन्न हुए उन्हें आंध्र कहा गया। क्या कहा गया? इसीलिए बोला जाता कि आंध्र जो है वो आर्य और अनार्य संस्कृतियों के क्या है? परिणाम है। तो प्राकृतिक अवरोध, बल्कि मैं तो ये भी बोल रहा हूं, जब हम अलाउद्दीन खिलजी भी पढ़ते हैं तो वहां पर हम यही पढ़ते हैं कि दिल्ली का पहला सुल्तान जो जिसने दक्षिण पर आक्रमण किया वो कौन था, जिसने विंध्याचल को पार किया? आंसर अलाउद्दीन खिलजी। सूबेदार रहते हुए कर लिया था उसने, है ना। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव पर आक्रमण सुने हो? देवगिरी, जिसको कि बाद में क्या बोलते हैं? दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसी जगह को दौलताबाद बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय उसी जगह को देवगिरी बोलते हैं। देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सूबेदार रहते हुए बड़ी चालाकी से आक्रमण किया विंध्याचल के पार, है ना। चलो जी, उसके बाद मध्यवर्ती उच्च भूमियां, यानी सेंट्रल अपलैंड पर मैं बता रहा हूं कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। तो सबसे पहले अरावली श्रेणी। तो अरावली श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान एवं हरियाणा होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली तक। अब आप कहेंगे दिल्ली में तो देखी नहीं हमने, तो दिल्ली में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, घिस चुकी हैं, वो रेजिडुअल माउंटेन्स के रूप में है अरावली। किस रूप में है? राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं? चढ़ाई है, कार जब जाती है तो चढ़ाई में जाती है। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन अवस्थित है ना। क्यों बनाया गया? चढ़ाई पर, इतनी ऊंचाई पर क्यों बनाया राष्ट्रपति भवन भाई? अरे भाई, अंग्रेज थे वो, उन्हें अपने वाइसरॉय के लिए मकान चाहिए था रहने के लिए। राष्ट्रपति जी के लिए नहीं बनाया गया था राष्ट्रपति भवन। 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गई। कहाँ हो गई? दिल्ली में जगह ढूंढी गई। सबसे ऊंची जगह कहां पर? मतलब जहां यमुना की अगर कभी दिल्ली बाढ़ आ जाए, माना यमुना से, और दिल्ली अगर कभी डूब जाए पानी से, तो कौन सी जगह है जहां हमारा वाइसरॉय सुरक्षित रहेगा? अंग्रेजों ने सोचा ऐसा, तो क्या किया वहां पर? वाइसरॉय हाउस बनाया। लॉर्ड इरविन पहला वाइसरॉय है जो उसके अंदर गया, है ना, जहां पर गांधी जी के साथ गांधी इरविन समझौता हुआ। समझ में आ रहा है? राजा लोग जो होते हैं ना, अपना मकान ऊंचाई पर बनाते हैं। गरीब आदमी जो होता है उसे बस जगह चाहिए होती है, उसे ये मतलब नहीं होता कहां पर, है ना। तो एक गरीब आदमी जो होगा वो, उसको तो जमीन चाहिए भाई रहने के लिए। और फिर क्या होता है? दूरदृष्टा नहीं होता है। दूरदृष्टा के लिए क्या? प्लानिंग चाहिए। प्लानिंग के लिए पैसा चाहिए। पैसा है नहीं। बिहार में देख रहे होंगे आप आजकल हाल। राजा थोड़े डूबते हैं। कौन डूबते हैं? आम आदमी। टिहरी डैम भी जब बन गया और जब टिहरी डुबाया गया तो सबसे लास्ट में डूबा राजमहल, क्योंकि राजमहल ऊंचाई पर बनाया गया था टिहरी में। अभी भी जब पानी कम हो जाता तो राजमहल की कुछ ईंटें दिखाई देती हैं ऊपर, है ना। क्या बनोगे? राजा बनोगे। लेकिन ये भी सत्य है कि राजा बनो, रंक बनो, कुछ भी बनो, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब क्या है? अस्थायी। कितनी भी ऊंचाई पर बना लो। तो ये श्रेणी पालनपुर गुजरात से राजस्थान एवं हरियाणा होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक विस्तृत है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली और रायसीना की पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। रायसीना हिल जो मैंने बता दिया, है ना। रायसीना की पहाड़ी लुटियंस की अभिकल्पित
दिल्ली में से एक प्रधान क्षेत्र है जिसमें भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली सरकारी इमारतों को बनाया गया। एडवर्ड लैंड सी लुटियंस, इसीलिए बोला जाता है दिल्ली को लुटियंस दिल्ली। क्या बोला जाता है? दिल्ली को किसने डिजाइन किया? लुटियंस ने। तो जो वाइसराय हाउस है या जो 12 खंबा रोड है या जनपथ है, वो सब वो लुटियंस की दिमाग की वो है प्लानिंग, है ना। जल भराव नहीं होता इन जगहों पर। क्या नहीं होता? जल भराव नहीं होता। और कभी दिल्ली में घूमना, मैं तो जब घूमता हूं तो मैं जैसे मुनीरका वाला जो क्षेत्र हो गया या जो बसंत विहार वाला क्षेत्र हो गया, उसके अगर वहां पे कुछ गार्डन से बने हुए जंगल टाइप है, ऊंचाई है, वहां पर कुछ वो दिखाई देते हैं, पत्थर दिखाई देते हैं, रॉक्स दिखाई देती हैं। उन रॉक्स को देखना उठाकर या छूकर देखना, संसार की सबसे पुरानी रॉक्स मतलब पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है वो। क्या है? टूट फूट गई है, रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है अरावली, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो रायसीना की पहाड़ी लुटियंस की अभिकल्पित दिल्ली में से एक प्रधान क्षेत्र है। यह श्रेणी मुख्यतः पुरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट, नीस और शिस्ट शैलों से निर्मित है। किससे? पुरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट, नीस तथा शिस्ट शैलों से निर्मित है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। भारत की ही नहीं, विश्व की भी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, राजस्थान के आबू की पहाड़ी में स्थित है। माउंट आबू सुना है? दिलवाड़ा मंदिर सुना है? जैनियों के दिलवाड़ा मंदिर, जैन धर्म के, है ना। आईएएस में पूछ चुका है 2007 में, तब 2-3 साल के रहे होंगे आप लोग, है ना, जब इसने आईएएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अरावली पर्वत अत्यधिक अपरदित और विच्छेदित हो चुका है। पुरा कैम्ब्रियन युगीन यानी 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व में यह एक विशाल मोड़दार पर्वत श्रृंखला थी। फोल्डेड माउंटेन था अरावली। गड़बड़ एक हो गई कि इसके बनने के क्रम में जो है वो ऐसे में बन गया। वो अगर थोड़ा कैसे बनता, ऐसे बनता तो मानसून उससे टकराता, हरियाली होती, बढ़िया राजस्थान में भी, क्या है ना। हाँ, यहाँ सूखा होता फिर। अपना अपना सोच रहे सब। हाँ, राजस्थान के बारे में भी सोचो यार। तो एक विशाल मोड़दार पर्वत। अच्छा, ये मत सोचना राजस्थान में रेत है खाली। मैं भी ऐसे ही सोचता था जब मैं गया जयपुर और उदयपुर, और जब मैंने देखी झीलें, झीलों के शहर देखे, जब मैंने बड़ी बड़ी झीलें देखी, हरियाली देखी, है ना। और श्री गंगानगर में जो आपकी इंदिरा गांधी कैनाल है ना, जो कि कहां से निकलती है? अरे भाई, हरिके बैरेज से निकलती है। और हरिके बैरेज में जो जिन नदियों का पानी उस इंदिरा गांधी कैनाल में आता है, वो नदियां कौन सी है? व्यास और सतलुज। कौन सा? व्यास और सतलुज का पानी आता है किसमें? अरे लास्ट वाली यार, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो लास्ट की जो 2 नदियां, 6 नदियों का सही क्रम है इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो व्यास और सतलुज का जल जो है वो इंदिरा गांधी कैनाल में आता है। तो गंगानगर, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं था पहले उतना हरियाली। अब देखिए स्पोर्ट होता है वहां से, है ना। कृषि, अच्छी कृषि होती है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन 4 जिलों में जरूर घूमना राजस्थान जब जाओ। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। असली राजस्थान अगर देखना है तो, है ना। रेगिस्तान अगर देखना है आपको तो वहीं दिखेगा आपको। पाकिस्तान से लगी हुई बॉर्डर्स हैं ये। क्या है? बीएसएफ के लोग दिखाई देंगे आपको मुस्तैदी से ड्यूटी करते हुए। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। कहां तक पहुंचे भाई हम? तो मैं बता रहा था आपको कि अरावली पर्वत अत्यधिक अपरदित और विच्छेदित हो चुका है ना। कभी मोड़दार पर्वत श्रृंखला थी जो हिमालय से लक्षद्वीप तक विस्तृत थी। कहां तक? हिमालय से लक्षद्वीप तक विस्तृत थी, किंतु दीर्घ काल तक अपरदन होने के कारण अब ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में शेष है। जब वो फोल्डेड माउंटेन नहीं रहा, मैंने आपको बताया नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है धरती पर, सब क्या है? मृतलोक। ऐसे इसीलिए नहीं बोला जाता है इसको, सबने जाना है कि अब इतना ऊंचा पहाड़ रहा होगा कभी, आज क्या है? रेजिडुअल माउंटेन है। ठीक। और डेविस और पेंग के सिद्धांत बताए थे मैंने कि भाई जो उठा है वो एक दिन संप्राय मैदान बनेगा, चाहे ये हिमालय ही क्यों ना हो, ये भी एक दिन पेनी प्लेन बनेगा। क्या बनेगा?
पेनी प्लेन बनेगा, संप्राय मैदान बनेगा, और जो कोई खड्डा भी है, कितना गहरा खड्डा क्यों ना हो, वो एक दिन क्या बनेगा, वो भी पेनी प्लेन बनेगा, है ना। ठीक है भाई, किंतु दीर्घकाल तक अपरदन होने के कारण अब ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में शेष है। उदयपुर से उत्तर पश्चिम में ये पहाड़ियां जरगा पहाड़ियां, जरगा पहाड़ियां को हाईलाइट करना आपने। तोड़गढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियां, अलवर के निकट हर्षनाथ पहाड़ियां, और धुर उत्तर में दिल्ली रिज के नाम से विख्यात है। अलग अलग जगहों पर इनके नाम अलग अलग हैं। उदयपुर जाओगे झील मिलेंगी, उत्तर पश्चिम में जाओगे तो जरगा पहाड़ियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पहले पढ़ लो तब घूमो, तब है मजा। आईएएस में निकलोगे, यूपीएससी में निकलोगे, लबासना जाओगे तो आपको भारत दर्शन कराया जाएगा। वहां से सारा खर्चा जो है सरकार उठाती है। गाड़ियों में जाओगे, ट्रेन में जाओगे, जहाजों में जाओगे, पूरे भारत का दर्शन, भारत दर्शन बोलते हैं उसको, है ना। जो आईएएस के जो ट्रेनी होते हैं उनको भारत दर्शन कराया जाता है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती हैं। अपने खर्चे से जाओगे तो, है ना, क्या जेब खाली हो जाएगी। पढ़ो यार, पढ़ के घूमो। तोड़गढ़ के निकट जाओगे तो मारवाड़ की पहाड़ियां बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं। अलवर के निकट जाओगे तो हर्षनाथ की पहाड़ियां मिलेंगी। धुर उत्तर में जाओगे तो दिल्ली रिज के नाम से जानी जाती है अरावली की पहाड़ियां। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक के रूप में काम करती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियां निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। लूनी तो खैर रन ऑफ कच्छ में जाकर गायब हो जाती है, दलदल बनाती है, लेकिन मैंने कहा माही और लूनी नदियां कहाँ हैं, अरावली के पश्चिम में है। और पूरब की ओर आपको कौन सी नदी दिखेगी, बनास। कौन सी दिखेगी, बनास। और बनास आगे चलकर चंबल में मिल जाएगी। किसमें मिलेगी, चंबल में। ठीक है भाई। पूर्वी मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन, बनास का मैदान, माही का मैदान, 56 मैदान सम्मिलित हैं। जब पूर्वी मैदान में कौन कौन शामिल है तो 4 याद होने चाहिए आपको। पूर्वी मैदान, मुझे अगर पेपर बनाने के लिए दिया जाता यूपीएससी का तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछता कि पूर्वी मैदान के अंतर्गत कौन कौन से बेसिन पड़ते हैं। 1 इज चंबल बेसिन, 2 इज बनास बेसिन, 3 इज माही का मैदान, और चौथा 56 मैदान, है ना। 56 मैदान, 56 भोग। अगला मालवा का पठार। अब दूसरे पठार पे आते हैं, मालवा के पठार पर। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित तथा लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान बन गया है। भाई जो लावा से निर्मित पठार होगा तो उसका क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हुआ, और सेडिमेंटेशन होते 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 छोटे छोटे कण बन गए, और वो क्या बन गई, रेगुर बन गई, काली मिट्टी बन गई। कपास के लिए बड़ी अच्छी होती है। इसके लिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम है, काली मिट्टी और रेगुर। रेगुर भी बोलते हैं इसको। और अगर यूरोप में देखेंगे तो क्या बोलते हैं, चारनोजम मृदा बोलते हैं इसको। ठीक है। तो मालवा का पठार काली मिट्टी का संप्राय मैदान बन गया है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली तथा दक्षिणी सीमा विंध्य, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड का पठार और पश्चिमी सीमा राजस्थान के मरुस्थल द्वारा निर्धारित होती है। तो चारों सीमाओं के बीच में जो पठार पड़ता है, क्या क्या बताया मैंने, पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल हो गया थार, थार मरुस्थल हो गया। पूर्वी सीमा पे बुंदेलखंड हो गया, है ना। उत्तरी सीमा पर क्या हो गया, अरावली हो गई, और दक्षिणी सीमा पर क्या हो गया, विंध्याचल, है ना। तो आपने बोलना है कि मालवा का पठार किन श्रृंखलाओं के मध्य है, तो अरावली और विंध्य के बीच में है। किसके बीच में, अरावली और विंध्य के बीच में। इसकी लंबाई 530 किलोमीटर, चौड़ाई 390 किलोमीटर, प्रायद्वीपीय पठार के 150000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी 1,50,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। इस पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की जाती है। मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि। इसका ढाल गंगा घाटी की ओर है। इस पर बेतवा, पार्वती, नीवज, काली सिंध, चंबल, केन नदियां प्रवाहित होती हैं, जो आगे यमुना में मिल जाती हैं। तो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं वही सब। ये सारा पानी किसमें जाएगा, यमुना जी में जाएगा। किसमें, कूर्म वाहिनी यमुना, कूर्म वाहिनी
यमुना में कछुए पाए जाते हैं, मकर वाहिनी गंगा, गंगा में मगरमच्छ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, है ना, गंगा जमुना तहजीब, सुने हो, क्या मतलब होता है इसका? जितने भी हिंदू तीर्थ हैं वो गंगा के किनारे मिलेंगे आपको, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, है ना। और जो मुस्लिम जो शहर बसाए गए, आगरा, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? यमुना के किनारे मिलेंगे, है ना। ये अलग बात है कि अब सारी जगह मिलते हैं, बट जो पैटर्न था बसाने का, तो हमने बोला गंगा जमुना तहजीब। चलिए जी, बेतवा और पार्वती के बीच में ही है भोपाल। क्वेश्चन बना एक बार, भोपाल किन दो नदियों के बीच में है? तो पार्वती और बेतवा के बीच में है। मालवा पठार पर उर्मिल मैदान यानी रोलिंग प्लेन्स मिलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा फिर दोबारा, रोलिंग प्लेन्स कहां, किस पठार पर मिलते हैं? आंसर मालवा के पठार पर मिलते हैं, जिनमें कहीं कहीं चपटी पहाड़ियां स्थित हैं। कैसी पहाड़ियां? उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियां प्रमुख हैं। ग्वालियर, ग्वालियर का किला सुने हो? ग्वालियर सुने हो? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। बाबर भी प्रभावित हुआ था ग्वालियर के किले को देखकर। किसको देखकर? ग्वालियर के किले को देखकर। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तानसेन, नाम सुना है? हाँ, अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने तो छीना था, वैसे तो वो रीवा के राजा रामचंद्र देव के यहां था। रामतनु पांडे, किसका नाम? तानसेन का वास्तविक नाम। पांडे जी थे रामतनु पांडे, और हरिदास जी के शिष्य थे। मन तड़फत हरि दर्शन को आज, रफी ने गाया एक गाना। कौन सा? तो इसमें हरि कौन है? हरिदास जी हैं। दो शिष्य थे हरिदास जी के, एक था तानसेन, दूसरा था बैजू बावरा। बैजू बावरा ज्यादा काबिल था, लेकिन क्योंकि बावरा हो गया इसलिए बैजू बावरा। तो बावरा मत होना भाई, क्या मत होना। तो बैजू बावरा जो है वो नवरत्नों में नहीं आ पाया, और अकबर ने रीवा के रामचंद्र देव से छीना। किसको? तानसेन को। कहा मेरे दरबार में भेजो, इसकी जगह कहाँ है? आप क्या करोगे? और कौन कौन से राग हैं तानसेन के? कोई राग हैं? अरे यार, आईएएस का क्वेश्चन रहा है इसलिए पूछ रहा हूं। मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानड़ा, ये किसका है? इसी का है, किसी और का है? मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, दरबारी कानड़ा और मियाँ की सारंग किसकी है? इन्हीं के द्वारा राग हैं। उड़ जा भंवर माया कमल का, आज बंधन छोड़ दे। रानी रूपमती पिक्चर देखिएगा पुरानी, एक कमल खिला देता है रात को ही। कौन? तानसेन। सुना है? मन्ना डे जी ने गाया गाना, उड़ जा भंवर माया कमल का, आज बंधन छोड़ दे। चैलेंज किया जाता है कि आप कमल खिला सकते हो अपने गाने से। खिला दिया उसने कमल, भौरा निकल गया, उड़ गया। रानी रूपमती ने कहा मैं बंद करवा दूंगी इस भौरे को। इससे रानी रूपमती ने, अगर उसको टक्कर दी किसी ने, तो रानी रूपमती ने दी। बाज बहादुर की पत्नी थी रानी रूपमती, बहुत महान गायिका की। तो तानसेन को टक्कर दी, गाना गाया, फिर दोबारा अपने राग छेड़े, भौरा फिर आया, फूल पे बैठा, कमल बंद हो गया। क्या हो गया? सुने हो? नहीं सुने? पिक्चर देखना रानी रूपमती पुरानी, नहीं आएगी समझ में आपके, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है, बट कोशिश करना। तो भाई कहां तक पहुंचे हम? क्या बता रहा था मैं? हाँ, भोपाल बता दिया मैंने, ग्वालियर बता दिया। ग्वालियर की पहाड़ियां प्रमुख हैं। पठार के उत्तरी भाग को चंबल व उसकी सहायक नदियों ने बीहड़, बीहड़ बोलते रिवाइंस को, इनको बीहड़ खड्ड, खड्ड हैं, बीहड़ हैं, बड़ा अजीब सी भूमि, उत्खात भूमि टाइप की भूमि है ना। यह भारत की सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र है। क्वेश्चन बना यहां से यूपीएससी का, भारत का सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र कौन सा है? GULLY, गली अपर्दित क्षेत्र कौन सा है? आंसर, आंसर, आंसर
मालवा का पठार, है ना। बीहड़ रिवाइंस, पान सिंह तोमर देखना, उसमें बीहड़ दिख जाएंगे आपको शायद, मेरे ख्याल से पान सिंह तोमर वहीं के थे, है? अगला जो मैं बता रहा हूं आपको, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल के बारे में बता रहा हूं। मालवा पठार का उत्तर पूर्वी भाग बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाते हैं। यमुना के मैदान के निकट। बुंदेलखंड सुना है? बुंदेले हर बोलो के मुंह से, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीर सिंह देव बुंदेला के बारे में सुना है? वीर सिंह देव बुंदेला, ये नाम सुना है? नहीं सुना है? अच्छा, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? अकबर का एक मित्र था अबुल फजल। मित्र क्या था? वैसे तो कर्मचारी था, मनसबदार था। किसने की थी? अरे जहांगीर ने करवाई थी भाई। किससे करवाई थी? कौन सा बुंदेला? वीर सिंह देव बुंदेला। तो अबुल फजल की हत्या किसने की? वीर सिंह देव बुंदेला ने की, जहांगीर के इशारे पर। क्योंकि जो जहांगीर था, जहांगीर का नाम क्या था वैसे? शेखू। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में पैदा हुआ था, आशीर्वाद से पैदा हुआ था। शेखू चाहता था अपने पापा को परेशान करना। पापा हो गए थे बूढ़े। क्या हो गए थे? बूढ़े। पापा कौन? अकबर। शेखू का पापा कौन? अकबर। अकबर हो गया बूढ़ा। लड़का था शराबी। अब शराबी को तुम मना करोगे कि शराब मत पी भाई, संभाल, इतना बड़ा राजपाट है, वो कौन संभालेगा? तो लड़का क्या करेगा? विद्रोह करेगा। क्योंकि एक उम्र में तो क्या होता है कि पिता जो होता है वो सबसे बड़ा शत्रु होता है पुत्र का। होता है? पता नहीं, मतलब पिता की हर बात बुरी लगती है कि उम्र में पुत्र को। हाँ जी, लगती है क्या? नहीं लगती? लगनी चाहिए, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो पिताजी को परेशान करना था, तो खास आदमी कौन था अकबर का? अबुल फजल। हत्या करवा दी। बीरबल मर गया था वहां। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। बीरबल पहले ही मर गया था मेरे ख्याल से। इसके विरुद्ध लड़ते हुए? अरे भाई अफगानी नहीं बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? बीरबल किसके विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया? अफगान बलूचियों। खाली अफगानी नहीं बोलेंगे, बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान का सरदर्द बना हुआ, जो भारत के पक्ष में है, अफगान बलूचियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। अफगान बलूचियों को क्या बोलते हैं? अन्य नाम। अफगान बलूचियों का ही एक अन्य नाम भी आता है। ऑप्शन में नहीं आया अफगान बलूची तो ठीक है भाई, ज्योग्राफी पे आइए फिलहाल। तो बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्याचल है। मालवा पठार का उत्तर पूर्वी भाग बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाते हैं। बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों ने बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण कर भूमि को प्राय असमतल और अनुपजाऊ यानी बैडलैंड टोपोग्राफी बना दिया है। किसने? चंबल और यमुना नदियों ने बड़े बड़े खड्ड बना दिए हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी दिखती है वहां पर। यह पठार ग्वालियर पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य फैला हुआ है। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के मध्य फैला है। यह प्राचीनतम बुंदेलखंड नीस से निर्मित है। किससे? नीस से निर्मित है। इसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। मालवा के पठार के दक्षिणी सिरे से विंध्याचल श्रेणी लगभग 150 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यह श्रेणी एक जल विभाजक है, जिसके पूर्व की ओर विंध्याचल श्रेणी कैमूर और भांडेर श्रेणी के रूप में फैली है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है, जिससे सोन पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, और यमुना और सोन नदियों के बीच जल द्विभाजक का निर्माण होता है। इसी के पूर्व में बघेलखंड का पठार फैला है। तो आप साथ में एटलस में भी देखते रहिए, काफी कुछ समझ में आएगा। बाकी समझ में तो असली तब आएगा जब घूमोगे। घूमने का टाइम है नहीं है, ना पैसे हैं। क्या नहीं है? ना तो समय है और ना ही पैसा है। तो पहले कुछ बन जाइए, पैसा कमाइए, उसके बाद घूमिए।
क्या बताया मैंने? मालवा के पठार के दक्षिणी सिरे से विंध्य श्रेणी लगभग 150 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है और यह श्रेणी एक जल विभाजक है। क्या है? पूर्व की ओर विंध्य श्रेणी कैमूर और भांडेर श्रेणी के रूप में फैली है। पूर्व की ओर विंध्य श्रेणी किस रूप में? कैमूर हिल्स नहीं बोलते हम, कैमूर हिल्स और भांडेर हिल्स, भांडेर कैमूर सब वहीं पर दिखेगा। कैमूर और भांडेर श्रेणी के रूप में फैली है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। किसका? सोन नदी के उत्तर पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। सोन पटना के समीप गंगा में मिल जाती है और यमुना और सोन नदियों के बीच जल द्विभाजक का निर्माण होता है। इसी के पूर्व में बघेलखंड का पठार है। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा की संकीर्ण घाटी स्थित है जिसका निर्माण अधोभ्रंश यानी डाउन फॉल्टिंग द्वारा हुआ है। अधोभ्रंश का उदाहरण है, अरे भाई जब आप विंध्याचल जाओगे ना, विंध्याचल के बाद आपको नीचे नर्मदा मिलेगी, उसके पैरेलल में चल रही होगी। नर्मदा जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिक्रमा भी होती है नर्मदा जी की, है ना। फिर आपको मिलेगा कौन? सतपुड़ा। क्या मिलेगा? फिर सतपुड़ा को पार करोगे फिर मिलेगी उसी के पैरेलल में बह रही होगी दक्षिण में कौन? तापी। तो सही क्रम क्या है? विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, तापी। समझ में आ गया? तो नर्मदा जो है वो भ्रंश से होकर बहती है और ये किस प्रकार का भ्रंश है? अधोभ्रंश है, डाउन फॉल्टिंग। और कमाल की बात देखो ना, इसी घाटी से होकर, नर्मदा घाटी जो है ना, यहीं से होकर मानसून एंटर करता है। क्या करता है? साउथ वेस्ट मानसून इसी घाटी से एंटर करता है और लास्ट में जाकर अमरकंटक की पहाड़ियों पर बरसता है। वहीं पर अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या निकलती है? नीचे से नर्मदा इधर को आ रही है और मानसून इधर को जा रहा है। समझ रहे हैं आप? नर्मदा के ऊपर से साउथ वेस्ट मानसून जा रहा होता है। नहीं आया समझ में? फिर पर्वतीय वर्षा करता है वो। क्या करता है? खूब बारिश होती है अमरकंटक में, तभी तो नर्मदा में पानी मिलता है। फिर कुछ पार्ट जो बारिश का कुछ पार्ट जो होता है वो सोन नदी के रूप में कहाँ? वो ऊपर की ओर जाकर गंगा में मिल जाता है अमरकंटक की पहाड़ी से निकल। इमेजिन करो, घुमा नहीं सकता मैं, हेलीकॉप्टर नहीं है मेरे पास, मैप में देखकर इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ऐसा होता है। छोटा नागपुर का पठार भाई, क्या चीज? छोटा नागपुर का पठार के बारे में बता रहा हूं। यह पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। यह एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर का पठार क्या है? अग्रगंभीर है, जो पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया तथा झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना और रांची जिलों के 87,239 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। महानदी सोन, स्वर्णरेखा और दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। एक चीज ध्यान रखना, पहाड़ और पठार में क्या अंतर होता है? हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हमारे पास जो आधार है कमाई का वो क्या? पर्यटन है। वो भी अच्छा पर्यटक अगर आए तो। लेकिन अगर हम पठारी भाग में रहते तो बड़े पठार जो होते हैं समृद्ध होते हैं। किस चीज से? मिनरल से, खनिज। क्या? पहाड़ों में उतने खनिज नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ क्या मिलता है? चूना पत्थर है, वो भी ढंग का नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सदाबहानी नदी है। हमारे यहाँ जो वेजिटेशन है वो गजब का है। जड़ी बूटियां हैं, बर्फ है, और क्या है? सुंदरता है। पठारों में क्या है? पठार फ्लैट होते हैं ऊपर से, लेकिन पठारों के अंदर क्या होता है? इसीलिए दिख रहा होगा आपको, जो जितना भी दिख रहा है आपको। क्या क्या बताया मैंने? क्या बताया भाई? कुछ नाम बताए मैंने आपको। पलामू बोला, धनबाद बोला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद में क्यों खुला? जोशीमठ में क्यों नहीं खुला? क्योंकि माइंस वही है। माइंस वहां होगा जहां मिनरल्स होंगे। पलामू हो गया, धनबाद हो गया, सिंहभूम हो गया, हजारीबाग हो गया, संथाल परगना हो गया, रांची होगा, है ना। और जहां मैंने कहा फिर इस चीज को भी समझो, जोड़ने की कोशिश करो। जहां मिनरल्स होंगे, खनिज होंगे, धातुएं होंगी, वहां पर क्या होगा? बड़े बड़े पूंजीपति क्या करेंगे? निवेश करेंगे, खनन करेंगे, सरकार खनन करेगी। उससे क्या होगा?
आदिवासी जो होंगे उनके जो अधिकार होंगे वो छीने जाएंगे। क्या होंगे? आदिवासी की स्थिति और बुरी होती जाएगी। आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए लड़ता रहेगा और दूसरी तरफ सरकार और सरकार द्वारा जो आवंटित जो कोल फील्ड्स होंगे या जो लोहे के खदानें होंगी, वहां से जो पूंजीपति होंगे वो क्या कर रहे होंगे? रिच बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे? दोहन कर रहे होंगे, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर रहे होंगे। उससे क्या होगा? फिर टकराव होगा। किसके बीच में? किसके बीच में? सरकार और स्थानीय लोगों के बीच में। शस्त्र उठा देंगे और वही कहलाएंगे फिर नक्सलवाद। क्या कहलाएंगे? हाँ, तो संथाल मतलब अंग्रेजों के समय में भी जब उनके अधिकार छीने गए तो संथाल विद्रोह हुआ। सिद्धू कानू नेता थे उसके। कौन थे? संथाल विद्रोह, है ना? सिद्धू कानू ही थे भाई। ठीक है। महानदी सोन, सुवर्ण रेखा और दामोदर इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। सुवर्ण रेखा नाम सुना है? जो 1907 में एक जगह पड़ती थी साक्षी, वहां पर जमशेदजी टाटा ने अपना टिस्को, टाटा आयरन स्टील क्या खोला? प्लांट लगाया। आज उसको जमशेदपुर बोलते हैं। तो सुवर्ण रेखा और खरगई के बगल में ही है कौन? जमशेदपुर। धोनी पिक्चर देखी है? धोनी वो कहां पे थे? धोनी कहां थे? जो क्रिकेटर हैं, कप्तान रहे, वर्ल्ड कप जिताया, रांची के ही थे ना? है तो उत्तराखंड के। वैसे किस गांव के? धोनी के गांव का नाम क्या है? कभी कभी आते हैं देवता पूजने के लिए, मसाण पूजने। आना तो यहीं पड़ेगा गांव में। पहाड़ी कहीं भी रहे, विदेशों में रहे, कहीं भी रहे, एक न एक दिन जब स्थिति क्या होती है? असामान्य होती है, तब उनके जो कुल पुरोहित होते हैं वो बोलते हैं भाई आपको देवता पूजने जाना पड़ेगा। है अल्मोड़ा में ग्वाली गांव है ना, वहां के हैं धोनी की। तो देखो अगर महान बन गए तो सब लोग पूछेंगे आपका गांव का नाम। कुछ नहीं बने, बस क्या बोलना। सोन नदी पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा में मिलती है। दामोदर नदी पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। छोटा नागपुर पठार की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी बनाती है? आंसर महानदी बनाती है। याद आया कुछ महानदी से? हीराकुंड डैम संसार का, विश्व का या भारत का सबसे लंबा डैम, 5 किलोमीटर लंबा, लगभग 4800 समथिंग, 700-800 मीटर। यानी सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाओगे तो 10 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको उसके, सिर्फ किस पर? डैम पर। जैसे हम लोग जाते हैं ना नीचे, वो क्या नाम है, बैरेज में, बैराज नहीं बोलते, बैरेज। तो हम जाते हैं तो मेरे ख्याल से कितना होगा? 200-300 मीटर होगा। कितना होगा? इतना ही होगा। लेकिन अगर आप हीराकुंड के ऊपर मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, 5 किलोमीटर इधर और 5 किलोमीटर, लगभग 4800 मीटर उधर और 4800 मीटर। तो स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है क्या बैरेज के ऊपर से घूमना? नहीं होता है। कारण वाटर पार्टिकल्स आपके लंग्स को इफेक्टेड कर सकते हैं। इसलिए नदी के किनारे या जो बैरेज वैरेज वाली साइड होती है वहां पर घूमना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है ना? निमोनिया हो सकता है आपको। क्या हो सकता है? जैसे कूलर के आगे सोने से होता है ना निमोनिया, वैसे ही बैरेज में घूमने से भी क्या हो सकता है? वो आपको दिखेगा नहीं, उसके इफेक्ट बाद में डॉक्टर बताता है एक्सरे करके। पानी भर गया जी फेफड़ों में। तो मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि सबसे लंबा डैम हीराकुंड डैम किस पर? महानदी पर। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है, दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। राजमहल पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। इस पठार, अच्छा, राजमहल पहाड़ियां छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। ठीक है। इस पठार में ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं, कारण स्वरूप यह एक अग्रगंभीर पठार है। अब यहां से क्वेश्चन बनाता मैं कि छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर पठार है, कथन देता ये सही है, कारण देता कि इस पठार का ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाया जाता है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की पुष्टि कर रहा है। यह पठार कई भागों में बटा हुआ है। दामोदर नदी के उत्तर में अनेक पठार व पहाड़ियों का समूह मिलता है। इसमें हजारीबाग का पठार तथा कोडरमा का पठार शामिल है। इसमें एक बार तो यूपीएससी ने सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा कि झारखंड में पठारों का सही क्रम क्या है? क्या है सही क्रम? देखना, झारखंड में जाओ जरा, क्यों हुआ झारखंड अलग? बिहार से अलग क्यों हुआ झारखंड?
संपन्न था भाई, खनिजों से संपन्न था, लेकिन कुछ मिल ही नहीं रहा था झारखंड के लोगों को, आदिवासियों को। हाँ जी, कौन कौन से पठार है, सही क्रम बताओ फिजिकल में जाके। ऊपर से नीचे आओ यार। हाँ, हजारीबाग, पहले कोडरमा है, फिर कोडरमा तो जगह का नाम है, हजारीबाग का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार, फिर रांची प्लेट्यू। ये 3 प्लेट्यू है। हाँ, कोडरमा का पठार वही ऊपर है सबसे। कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर का पठार और रांची का पठार। और छोटा नागपुर पठार की रानी कौन है? नेतरहाट। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, कौन है छोटा नागपुर पठार की रानी? नेतरहाट। दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार विस्तृत है। दामोदर नदी के दक्षिण में, इसका मतलब छोटा नागपुर पठार और रांची के पठार के बीच में दामोदर नदी बहती है। दिख रही है क्या? एटलस में देखिए, दिख रही है दामोदर। यहां पर ग्रेनाइट व नीस चट्टानें पाई जाती हैं। कुछ निचली पहाड़ियों के अलावा रांची का पठार समतल है। इस समतल भूभाग पर रांची नगर स्थित है। इस नगर में नदियां चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। इस नगर में नदियां चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। दामोदर घाटी एक भ्रंश घाटी के रूप में है। यह गोंडवाना काल के भारी निक्षेप रखती है। यह पठार खनिज पदार्थों में धनी है। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? छोटा नागपुर के पठार को बोला जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। उसके बाद मैं मेघालय के पठार के बारे में बता रहा हूं थोड़ा सा। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही यानी आउटलायर अर्थात उत्तर पूर्वी अग्रभाग है। उत्तर पूर्वी अग्रभाग मेघालय का पठार। आईएएस का क्वेश्चन रहा है किसका? बाद में उत्तर प्रदेश यूडीए एलडीए ने भी पूछा 2013 में, लेकिन कभी आईएएस का क्वेश्चन है कि मेघालय का पठार किस प्रकार का पठार है, तो आंसर प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्शाही यानी आउटलायर पठार है। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी अग्रभाग कौन सा पठार है, तो मेघालय का पठार है। इसमें इसे शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मेघालय के पठार को शिलोंग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गई है। इस गैप के द्वारा मालदा एक्सप्रेस, शालदा एक्सप्रेस, बंगाल जब जाओगे वेस्ट बंगाल तो मालदा पकड़नी पड़ेगी। इसका क्षेत्रफल लगभग 35,291 वर्ग किलोमीटर है और औसत ऊंचाई 610 से 1830 मीटर के मध्य है। इस पठार के पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियां, मध्यवर्ती भाग पर खासी की पहाड़ियां और पूर्वी भाग में खासी की पहाड़ियां और जैंतिया की पहाड़ियां, और पूर्वी भाग में मिकिर की पहाड़ियां स्थित है। गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर हिल्स। गारो, खासी, जैंतिया और मिकिर हिल्स। खासी सुना है? खासी विद्रोह नेता कौन थे? तीरथ सिंह। तीरथ सिंह। खासी पहाड़ी का भाग, मध्य भाग मेज के समान है जिस पर शिलोंग नगर स्थित है। पठार का धरातल बहुजननिक यानी पॉलीजेनेटिक उत्पत्ति को सूचित करता है। बहुजननिक यानी पॉलीजेनेटिक उत्पत्ति को सूचित करता है। कौन? मेघालय के पठार का धरातल। मेघालय के पठार पर कैम्ब्रियन पूर्व की ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनुलाइट चट्टानें पाई जाती हैं, शैलें पाई जाती हैं जिसके ऊपर टर्सरी शैलें बिछी हैं। शिलोंग शिखर इस क्षेत्र का उच्चतम शिखर है। शिलोंग शिखर 1965 मीटर ऊंचा शिलोंग शिखर इसका उच्चतम शिखर है। इतना समझ में आ गया? तो किसके बारे में बताया मैंने अभी आपको? हाँ जी, मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में बताया मैंने। किसके बारे में? ये सब मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत था। अब अगले लेक्चर में मैं आपको दक्कन के पठार के बारे में बताऊंगा। इसके बारे में डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बताऊंगा। ठीक है भाई।